तो हम लोग टेस्ट 11 का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइंस टेक का। CAR-T सेल उपचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें 3 कथन दिए गए। यह उपचार इम्यून कोशिका विशेषकर टी कोशिका में सुधार करती है और इसे संभावित कैंसर रक्षक जिसे CAR-T कोशिका कहते हैं बनाती है। दूसरा, टी कोशिका विशिष्ट है जिसका प्रमुख कार्य कोशिका विधि है। और तीसरा, यह उपचार कैंसर से लड़ने में सहायक है। और इसमें पूछा गया है सही कूट, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो डी यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो पॉलिटी से क्वेश्चन है। नंदलाल बोस ने भारत के संविधान की सुंदर लिखावट को सजाया था, कथन सही थे। दूसरा, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव वह सुलेखक थे जिन्होंने मूल संविधान को लिखा था, ये भी सही है। और तीसरा, वसंत कृष्ण वैद्य वह सुलेखक थे जिन्होंने भारत के संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही है, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई रेपो रेट को आधार बिंदु के द्वारा या तो घटाता है या बढ़ाता है। एक आधार बिंदु क्या होता है, यानी कि बेस पॉइंट के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस पॉइंट रेपो रेट के संदर्भ में क्या होता है। जो विकल्प दिया गया है, पहला 1% अंक का 100वां भाग, दूसरा 1% अंक का 10वां भाग, और तीसरा 1% का 1/4 भाग, और डी 1% बिंदु का 5वां भाग। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है यानी कि 1% अंक का जो 100वां भाग होता है उसे हम बेस इफेक्ट के तौर पे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की घरेलू कंपनियों के पास विभिन्न विकल्प हैं जिससे वे विदेशी मुद्रा बाजार में सूचित हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन से ये विकल्प है। और जो यहाँ पे विकल्प दिया गया है इसमें जो सबसे पहला विकल्प है ADR, दूसरा है GDR, तीसरा हो जाएगा डायरेक्ट लिस्टिंग या प्रत्यक्ष सूचीकरण, और जो चौथा विकल्प है IDR। यहाँ पे ADR का मतलब हो जाएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR का मतलब हो जाएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तीसरा डायरेक्ट लिस्टिंग, और चौथा विकल्प है IDR यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो जो भारतीय कंपनी है उन्हें विदेशी मुद्रा बाजार में अगर सूचित होना तो IDR की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बल्कि इसकी पड़ेगी ADR, GDR और डायरेक्ट लिस्टिंग। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 4 का बी यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7, ये एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। वायु प्रदूषण किसी देश की आर्थिक वृद्धि को कई तरीकों से प्रभावित करता है, निम्नलिखित में से कौन से उसमें शामिल हैं। सबसे पहला कम श्रम उत्पादकता, दूसरा उच्च उपभोक्ता चाल, और तीसरा कम परिसंपत्ति उत्पादकता, और चौथा है बढ़ा हुआ स्वास्थ्य व्यय, और पांचवा है परिपक्व मृत्यु दर। तो यहाँ पे जो विकल्प हो जाएगा 1, 3 और 4 यानी कि बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसका प्रयोग क्लाउड सीडिंग में बीज के तौर पर किया जाता है। क्लाउड सीडिंग यानी कि जिसके माध्यम से कृत्रिम तौर पर वर्षा कराई जाती है। 3 विकल्प दिए गए, सिल्वर आयोडाइड, दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड, और तीसरा है सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे पहला और जो दूसरा विकल्प है यानी कि 1 और 2 वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्ण विनिमय व्यापार कोष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक ऐसा कोष है जिसका व्यापार स्टॉक एक्सचेंज में होता है, यह कथन सही है। ये सक्रिय निवेश यत्न है जो कि स्वर्ण कीमतों पर आधारित होते हैं, यह कथन गलत है। और एक स्वर्ण ETF 10 ग्राम स्वर्ण के बराबर होता है, यह कथन भी गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 15, आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 17C(a) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चुनावी ट्रस्ट यानी कि इलेक्टोरल ट्रस्ट को दान दे सकते हैं। और 4 विकल्प यहाँ दिया गया है, भारत का कोई नागरिक, दूसरा भारत में पंजीकृत कंपनी, तीसरा भारत के अविभाजित हिंदू परिवार, और चौथा है विदेशी फर्म। तो यहाँ पे जो प्रथम 3 है वो इसके लिए एलिजिबल है, तो जो आंसर हो जाएगा वो बी यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16, व्युत्क्रम कर संरचना
यानी कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ड्यूटी या स्ट्रक्चर जो भी यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की पूछा गया कि कौन सा कथन सही से निरूपित करता है, और 4 विकल्प है, यानी कि इन्वर्टेड टैक्स ड्यूटी को कौन सा कथन सही तरीके से बताता है। यहाँ पे जो पहला विकल्प दिया गया है, यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां आगतों पर कर अंतिम वस्तु की तुलना में अधिक है, तो इसे ही हम कहते हैं व्युत्क्रम कर संरचना या इन्वर्टेड टैक्स ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कितने प्रकार के राशन कार्ड होल्डर को समाहित करती है। यानी कि क्वेश्चन का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में किन किन कार्ड होल्डर वाले को दिया गया, जिसमें जो 3 विकल्प दिए गए, अंत्योदय अन्न योजना, दूसरा प्राथमिकता वाले परिवार, और तीसरा है अन्नपूर्णा अन्न योजना। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, अनुच्छेद 359 तब प्रवर्तन में आता है जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है। कथन सही है। अनुच्छेद 358 वहां प्रयोग होता है जहां अनुच्छेद 368 के तहत आपात की उद्घोषणा होती है, यानी कि वित्तीय आपातकाल, ये सही नहीं है। और तीसरा, आपात की उद्घोषणा के साथ, यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अनुच्छेद 358 स्वतः प्रवर्तन में आता है, ये विकल्प सही है, यानी कि 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे जो दिया गया है कि इसे सबसे पहले 2017 में जारी किया गया था, कथन सही है। दूसरा, भारत के सभी राज्यों ने इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, ये कथन गलत है। और तीसरा है, भारत के राज्यों को यह अधिकार है कि वह इस संहिता को क्षेत्रीय जरूरतों के आधार पर परिवर्तित करें, यह कथन सही है। इसलिए जो आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पर विचार करें, और यहाँ पे जो कैटेगरी दी गई है, सबसे पहले सेवा मतदाता यानी कि सर्विस वोटर, दूसरा जो दिया गया है नियमित मतदाता, तीसरा है अनुपस्थित मतदाता, और चौथा है निवारक निरोध के अंतर्गत निर्वाचक, यानी कि इलेक्टोरल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि उपयुक्त वर्णित कौन से डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के उपयुक्त है। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे पोस्टल बैलेट कौन कौन यूज कर सकता है, तो सर्विस वोटर यहाँ पे आ जाएगा, नियमित ये नहीं होगा, अनुपस्थित ये हो जाएगा, और यहाँ पे यानी कि 1, 2 और 4। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो वह नियमित मतदाता, ये 1, 3 और 4। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि 26 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित पर विचार करें, और यहां पे दिया गया गैस के संदर्भ में CO2, दूसरा है CH4, उसके बाद जल वाष्प, और उसके बाद N2O। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित में से कौन से प्राकृतिक हरित गृह गैस है। यहाँ पे जो हम नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे तो ये सभी शामिल होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। 29, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रॉक्सी सलाहकार फर्म है, यानी कि प्रॉक्सी एडवाइजर फर्म है। तो यहाँ पे जो वर्ड सब जो दिया गया है LIAS, इन गवर्न, उसके बाद क्रिसल, और नेक्स्ट है SES।
तो यहाँ पे अगर हम क्रिसिल को छोड़ दें, क्योंकि ये एक सोवरेन रेटिंग एजेंसी है, बाकी तीनों जो फर्म है वो प्रॉक्सी एडवाइजर फर्म के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सबसे पहला विकल्प दिया गया, यह संयुक्त राष्ट्र अंकेक्षण बोर्ड का सदस्य है। दूसरा, यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण को बनाए रखता है, यह कथन भी सही है। और तीसरा है, यह अर्ध न्यायिक निकाय है। तो जब हम सीएजी के बारे में चर्चा करते हैं तो सीएजी संवैधानिक संस्था भी है, लेकिन यह एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के तौर पर भी कार्य करता है, इसलिए ये कथन सही है। आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, सामाजिक अंकेक्षण के लिए भारत में कोई कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं है, यह कथन गलत है। दूसरा, संविधान में अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान 148 का तहत आते हैं, सही है। और तीसरा, मेघालय सामाजिक अंकेक्षण को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 2।